अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुनसिफ टीवी के ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं शहर हैदराबाद के हल्क़ा नामपल्ली के मकबूल तेलुगु देशम कायद जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब। आपने 2 असम्बली इंतखाबात में मुकाबला किया है और अपने हल्क़े के अवाम के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं। तो फ़िरोज़ ख़ान साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सियासत में कब कदम रखा और इसकी क्या वजह रही? सियासत में हम 1996 1997 में पहली टाइम तेलुगु देशम ज्वाइन किए जी एंड उसके बाद नामपल्ली हल्के में काम करना शुरू किए। जी जब वो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, जी पहले नामपल्ली आसिफ नगर के नाम से जाना जाता था। जी एंड जब हम सियासत में एजिटेशंस, धरने, पब्लिक इश्यूज़, जी ये तमाम चीज़ें आगे लेके जा रहे थे, जी जब हमें महसूस हुआ कि सियासत के अंदर ये सिस्टम में आने के लिए सबसे अहम चीज़ है आपके पास पैसा रहना। जी बिल्कुल। जब तक आपको मनी बैकिंग नहीं है जी और जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जी आप ये सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। और आपकी सोच सिर्फ ये धरना तक, डिस्कशंस तक, डिबेट तक सीमित हो जाएंगे आप। जी बट प्रैक्टिकली जो आप एक चेंज लाना चाह रहे हैं, जी वो चेंज आप नहीं ला सकेंगे। जी सो फर्स्ट आप फाइनेंशियली पहले आप स्ट्रांग बनिए, जी क्योंकि बेसिकली मेरा एक ऐसा नेचर था कि मैं किसी का काम करता तो मैं किसी से पैसे नहीं लेता। तो जब मैं किसी से पैसे नहीं लेता तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना था। जी तो मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताऊं कि मैं जी। एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का लड़का हूं, जी जो डिग्री कंप्लीट करा, जी। एमबीए डिसकंटिन्यू करा जी एंड उसके बाद में वो टाइम में जब पॉलिटिक्स में था, मैं बेरोजगार था। जी तो मेरा मानना ये था कि जब तक फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग ना हूँ, जी ये पॉलिटिकल प्रोसेस में मुश्किलात बहुत है और जी। मैं जो कंस्ट्रक्टिव चेंज की बात कर रहा हूँ वो नहीं लेके पाऊंगा। जी तो वो टाइम पर मैं तेलुगु देशम को रिज़ाइन किया और मैं खुद अपनी एक कंपनी फ्लोट करा जी जिसका नाम है सहगुरुआ रियल स्टेट। जी मेरे 2 पार्टनर्स भी है, जी जिसमें एक पार्टनर का नाम KS रेड्डी है। जी। उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया सहगुरुआ। जी एंड 2005 तक हम 1999 में बिजनेस स्टार्ट करे। जी। 2005 तक एक 800 to 1000 एकर्स ऑफ लैंड हम प्लॉट करे, क्रिस्टल क्लियर, जी विथ ऑल द लेआउट्स, जी। DTPC लेआउट, जी, जी। ऑल द परमिशन, जी। नो लिटिगेशन, क्रिस्टल क्लियर। जी फिर उसके बाद में मैं 2005 के बाद अगेन मैं पॉलिटिक्स में री एंटर जी। करा। तो सियासत में आपने किससे रहनुमाई हासिल की, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके सियासी गुरु कौन रहे? पॉलिटिक्स में सेकेंड टाइम री एंटर होने का मेन रीज़न, एक टाइम एक कुछ हादसा हुआ, इंसिडेंस हुआ, जी जहाँ पर 2005 दिसंबर 9 को एक कोई इंसिडेंस में मेरे को जी, जी। 5 बुलेट्स शूट किए। जी एक बुलेट अभी भी हार्ट के पीछे था और उस दिन अपोलो को मुझे शिफ्ट किया गया था जी। और डॉक्टर्स हाथ उठा दिए थे कि मैं जी। बचना मुश्किल हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन को मजिस्ट्रेट को भी बुला दिया गया था एंड उसके बाद में वापस फिर मैं सेहतमंद वापस। जी जी नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपके गुरु कौन रहे इसमें? इसमें गुरु कोई नहीं है मेरे। जी मैं पूरे टॉल लीडर्स जैसा NT रामाराव है, इन लोगों पूरों को मैं एडमायर करता हूँ, जी। कि इंदिरा गांधी, और जब शहर की बात लेते तो अमानुल्लाह खान, जी। तो ऐसे लोगों को मैं एडमायर करता था। मगर मेरे कोई ऐसा गॉडफादर या मेरे लिए कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी आप बनना बोल के नहीं था। जी। जो मेन मैं री एंटर हुआ, जो 2005 का इंसिडेंस हुआ कि मुझे 5 गोली लगे और मैं वापस आ गया। मेरे माँ बाप की दुआएं थे, आवाम की दुआएं थे, आप लोगों की सबकी दुआएं थे, मैं वापस आ गया। फिर जी। इमीडिएटली उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद और एक हादसा हुआ मेरे साथ। मेरा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे जी। मेरी गाड़ी पूरी टॉपल हो गई 5 टाइम्स और मैं जी। कोमा में चले गया। जी 12th डे मैं कोमा से वापस आ गया। जी तो मेरे को ये अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ काम के लिए मेरी जान को बचा रहा है। जी, जी। और मैं वो अब कार्य के पर लग जाना। तो मैं जान चुका हूँ कि मेरी बची सी उम्र में क्या करना, बची सी उम्र में काम करना है तो चेंज लाने का है, गरीब को मदद करना है। बिजनेसमैन में रह के सिर्फ एक 100, 200, 500 को कर सकूंगा, मगर अगर से मैं पॉलिटिकल पार्टी में आके ये सिस्टम में एंटर करूंगा तो मैं लाखों को काम कर सकूंगा। तो फिर वो जो चीज़ थी, जो 2 इंसिडेंट्स थे, वो फिर मेरे को कम बैक ऑफ पॉलिटिक्स करे।
तो उसके बाद में फिर मैं पॉलिटिक्स में कंटिन्यूसली एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया। जी जी, आप पहले तेलुगु देशम ज्वाइन किए जी, फिर आप प्रजा राज्यम में गए जी, फिर आप दोबारा तेलुगु देशम ज्वाइन किए। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी जहाँ भी अच्छा मौका मिला आप फौरी पार्टी बदल लिए? बेहतरीन, गुड। फर्स्ट तेलुगु देशम ज्वाइन करा था, मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि फाइनेंशियल जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हुआ मैं सिस्टम को नहीं चेंज करूँगा, बल्कि एक बात मुझे समझ में आई जब मैं तेलुगु देशम को रिज़ाइन करा, मैं आपके सामने बोल दिया। जी। जब मैं 2006 में वापस कम बैक ऑफ फिरोज़ खान करना चाहा, तो वो टाइम पे कांग्रेस और राजशेखर रेड्डी साहब हुकूमत में थे जी। और राजशेखर रेड्डी साहब के पास मैं जाना चाह रहा था, मगर उनका टाई अप MIM के साथ था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे को टिकट मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। जी। तो फिर मैं तेलुगु देशम में फिर जाएंगे सोचा, वहाँ पे महाकूटुमी बन रहा था, TRS CPI CPM सब मिलके एक महाकूटुमी बना रहे थे, तो वहाँ पर भी टिकट मिलना नामुमकिन हो गया मुझे। तो जब दो नए पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, एक लोक सत्ता पार्टी और दूसरी प्रजा राजम पार्टी, तो चिरंजीवी को मैं पहले से जानता था, इमीडिएटली चिरंजीवी के पास गया और मेरा डिज़ायर रखा उसके सामने कि मुझे नामपल्ली कंटेस्ट करना है, और इमीडिएटली उन्होंने मान लिया और मैं प्रजा राजम ज्वाइन कर लिया। 2009 में प्रजा राजम से कंटेस्ट करा, 6000 वोट से मैं हारा, सेकेंड आया मैं। एंड उसके बाद में हमारे चिरंजीवी साहब, आप जैसा जानते, प्रजा राजम को ले जाके कांग्रेस में डाल दिया जी, एंड ऑटोमेटिकली मैं भी एक कांग्रेसमैन हो गया। अच्छा। और जब बात 2014 की टिकट की बात आई जी, तो फिर हमारे MIM प्रेसिडेंट साहब कांग्रेस पे प्रेशराइज कर दिए दिल्ली में दिग्विजय सिंह के पास, अहमद पटेल के पास बैठ के कि आप फिरोज खान को टिकट नहीं देना, तो कांग्रेस हाथ उठा दी। अच्छा। फिर हम TRS के पास गए, वहाँ पे भी MIM प्रेसिडेंट साहब इन्फ्लुएंस डाल दिए और बोले कि फिरोज खान को टिकट नहीं देना। तो फिर हम इंडिपेंडेंट जाना सोचे, तो 2 इंडिपेंडेंट फिरोज खान नाम के तैयार हो गए। अच्छा, कि अगर से मैं इंडिपेंडेंट डालूं तो और 2 फिरोज खान डाले और नामपल्ली के अवाम कंफ्यूज हो कि एक्चुअल फिरोज खान कौन है। तो हमारे को ऑप्शन नहीं था, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन था हमारे को। 9th नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, 8th के दिन हम चंद्रबाबू नायडू के पास गए और वहां से हम टिकट ले लिए। और जब हम टिकट लेते वक्त हम क्लियर कट बोले चंद्रबाबू को, और चंद्रबाबू का हम एहसानमंद है, आपके चैनल के सामने हम उनको बोल रहे हैं आपको कि हम जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे। सिर्फ आधे घंटे के अंदर उन्होंने हमको टिकट दिए, मगर जब उन्होंने B फॉर्म हमको हाथ में दिए, वहाँ के तेलुगु देशम लोगों के गवाह है और मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कट चंद्रबाबू नायडू साहब को बोला कि आप नामपल्ली में एक मीटिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मीटिंग करेंगे तो बीजेपी के साथ अलायंस है, बीजेपी वाले स्टेज चढ़ेंगे, ना मैं बीजेपी का कंडवा पहनूंगा, ना मैं बीजेपी का झंडा पकड़ूंगा, ना वो दत्तात्रेय हमारे एरिया में MP जो है वो पाद यात्रा करेंगे तो मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, धरना में साथ नहीं रहूंगा, मैं उनके साथ चेयर पे नहीं बैठूंगा, ना मेरे को कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होना, सिर्फ मैं तेलुगु देशम साइकिल पे चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। अगर से ये बात को आप अग्री कर रहे हैं तो मैं आपका टिकट लेता हूँ, नहीं तो नहीं। तो चंद्रबाबू मेरे को पैट करते हुए बोले, बहुत कम लोग आपके वैसे रहते, जाइए बीजेपी का छोड़िए, तेलुगु देशम को नामपल्ली पे जिता के वापस आइए। जी, बस हम निकले जी। फिर अल्लाह की मर्जी थी कि फिर हम सेकंड आना जी, और हम फिर सेकंड आए। जी जी। हम ये जानते हैं कि आपने अपने हलके के अवाम की बड़ी खिदमत की है। 2 साल तक उन्हें पीने का पानी आप मुफ्त सरबराह करते रहे। एक टोल फ्री नंबर भी आपने दिया था कि कोई भी अगर फ़ोन करे तो टैंकर उसके घर पे पहुंच जाता जिसको भी ज़रूरत होती। इसके अलावा आपने अपने हलके के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को मुफ्त बैग्स और बुक्स सरबराह किए। तो इस सिलसिले में आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि आपने उस वक्त की जो हुक्मरान जमात थी यानी कांग्रेस, उसको कमज़ोर करने के लिए बीजेपी से फंड्स हासिल किए थे और ये काम किया था आपने। ओके, चलिए, अच्छा प्रश्न पूछे आप मेरे को जी, अच्छा सवाल है। देखिए, जब मैं 2005 और 2006 के इंसिडेंट से जब मैं बचा, तो मेरे और अल्लाह के बीच में एक डीलिंग हो चुकी थी कि अल्लाह ताला आप मेरे को अगर से 100 रुपये देंगे या 100 रुपीज़ देंगे तो 75 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा जी। और अल्लाह नवाजते गया, मैं खर्च करते गया। अब आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं बीजेपी की पार्टी से फ़ंड लिया, तो अगर से मैं बीजेपी की पार्टी से फ़ंड लेता तो मैं बीजेपी से कंटेस्ट करता था जी। मैं कांग्रेस के पास क्यों जाता था, मैं KCR के पास क्यों जाता था जी। फिर मेरे को ऑप्शन नहीं होने की वजह से अगर से बोला इंडिपेंडेंट भी नहीं था तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ता था जी। तो सिर्फ मैं जो कुछ भी करा हूँ और इंशाल्लाह आगे करूँगा वो सिर्फ अल्लाह के राह में है, चुनाव को मद्देनजर रख के नहीं। आप जो प्रश्न करे ये सिर्फ आर्जी जिंदगी की है जी। मैं जो है आखिरत के लिए कल आपने कुरान शरीफ की कसम भी खाई थी ये बताने के लिए कि बीजेपी से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा, आपने कोई फंड्स नहीं लिए। बराबर चुनाव के टाइम पे मुरादनगर पर ठहर के मैं कुरान की कसम खाया कि मेरे को बीजेपी से कोई वास्ता लेना देना नहीं है,
ये तमाम हालातों के वजह से। बट टीडीपी में जाने का रीज़न कांग्रेस, टीआरएस, इंडिपेंडेंट, ये तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे और मैं चुनाव लड़ना ज़रूरी था। जी। तो वो टाइम के ऊपर सिर्फ मेरे को एक टीडीपी ऑप्शन था, उसके लिए मैं टीडीपी को गया। और टीडीपी बीजेपी का एक टाई अप है, और अगर से वो टाई अप है तो वो सेंटर का है और एमपी का है, एमएलए का तो साइकिल के ऊपर है, और मैं सिर्फ साइकिल पे लड़ रहा हूँ। उसके लिए जो मेरा इलेक्शन सिंबल है, आप जो ईवीएम मशीन में जाएंगे जहाँ पे आप मेरे को बटन दबाएंगे, वो साइकिल का है और बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। उसके लिए मेरे पूरे पोल कैंपेन में ना तो कोई एक बीजेपी का लीडर मेरे बाजू दिखा, ना तो मैं बीजेपी के ऑफिस को गया, ना तो मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करा, ना तो मैं बीजेपी वाले अच्छे है बोला। इसके लिए मैं कसम खाया था मेरे अवाम को भरोसा दिलाने के लिए कि सिर्फ मैं बोल रहा नहीं, हरकत में भी मैं सिर्फ टीडीपी के साथ हूं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतनी खिदमत अंजाम दी हैं, यानी पीने का पानी आपने सरबराह किया, बैग्स और बुक्स तकसीम किए आपने, इसके बावजूद आपको 2014 के असम्बली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये शिकस्त आपकी जो हुई तेलुगु देशम के बीजेपी के साथ इत्तेहाद की वजह से हुई, या फिर अगर आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता? आज़ाद उम्मीदवार के वैसा अगर से मैं कंटेस्ट करता जी तो बराबर चुनाव जीतता जी, क्योंकि मुसलमान मेरे भाई बहन मुझे डालते। जी क्योंकि इलेक्शन के बाद जी, जब मेरे भाई बहनों से मैं मिला हूँ मेरे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जी वो क्लियरली मुझे बताए जी, कि फिरोज़ खान आपके खिदमत हम लिए, आपके हक़ में दुआ करें, जी मगर सिर्फ आप बीजेपी के साथ है और वो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो गोधरा का इशू की वजह से हम आपको वोट नहीं डाल पाए, जी, मगर आपकी खिदमत हम लिए, जी, इसके लिए आपके हक़ में दुआ मांगे फिरोज़ भाई। जी, तो मैं जब चुनाव हो चुका था और मैं इलेक्शन हार चुका था, मैं उनको समझाना ज़रूरी नहीं समझा जी, कि ये तमाम मुश्किलें हैं, क्योंकि मैं चुनाव के एक महीना कंटिन्यूस हर मस्जिद, हर एक जगह जाके समझाया, मैं पैम्पलेट्स बनाया, मैं एडवर्टीजमेंट करा, मैं हर जगह आपके सोशल मीडिया को यूज़ करा, हर जगह जाके मैं बताया कि सिर्फ मेरा वास्ता साइकिल से है, मगर चंद मेरे भाई बहन मुझे समझ ना पाए। उसीलिए आप जो मुझे सवाल पूछे, अगर से मैं इंडिपेंडेंट से ठहरता तो बराबर वो वोट डालते और बराबर मैं इलेक्टेड एमएलए आज होता। जी। नहीं, देखिए, आप पे आपके जो राइवल्स हैं ये भी इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि आपने वोट हासिल करने के लिए नोट दिए हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ओके, यानी ये जो पैसा आपने खर्च किया जी, ये तमाम पैसा आपने जो हो सो वोट हासिल करने के लिए खर्च किया। एक बात पूछ, तो मैं आपके चैनल के थ्रू पैसे कौन नहीं खर्चा करता, पॉइंट ये है। जी पैसे तो सबको खर्चा करते, जी, और मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ जी, कि ये सिस्टम में आना है तो टोल टैक्स देना है, जी, टोल टैक्स दिए बाद आप साफ करना है सिस्टम। आप ये पॉलिटिक्स कीचड़ है, कीचड़ में आप आना पड़ता, फिर आपको साफ रखना पड़ता। तो पैसा मैं अगर से दिया हूँ तो वोट डालो बोल के नहीं दिया हूँ, मेरी खिदमत है, मेरी एक डीलिंग है ऊपर वाले से कि मैं 75 to 80% में बांटूंगा। आज चुनाव हो गया, चुनाव नेक्स्ट 5 साल में है, आज भी मैं बांटता हूँ, तो कल कौन सा इलेक्शन है बोल के जो मैं आज पैसे बांट रहा हूँ? ये मेरी फितरत है, ग्राउंड वर्क है, ये मेरी फितरत है, ये मेरा नेचर है, क्योंकि मेरे अल्लाह से डीलिंग है। उन्हें जितने दिया उसका 75 to 80% मैं बांटूंगा, कभी भी बांटता हूँ, इलेक्शन है तो भी बांटता हूँ, नहीं है तो भी बांटता हूँ, ये मेरा नेचर है साहब। जी। तो देखिए, आप पहले 2009 में जब मुकाबला किए तो प्रजा राज्यम के टिकट पे आपने मुकाबला किया, इसके बाद 2014 के असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम के टिकट पे मुकाबला किया। 2009 में भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद आपने अपनी अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखा, लोगों की खिदमत करते रहे। 2014 के बाद जब आपको शिकस्त हुई तो इसके बाद आप खामोश हो गए, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मायूस हो गए, अब आवाम की खिदमत नहीं करेंगे? मायूस की बात नहीं, जैसा मैं आपको फर्स्ट बोला जी, पॉलिटिक्स में मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज जब 2 स्टेट डिवाइड हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आप जानते जितने भी व्यूअर्स, मेरी बात है कि अगर से उनका बिजनेस पान का डब्बा रहो या एक होटल रहो या कंपनी रहो या स्टील फैक्ट्री रहो, हर किसी का बिजनेस डाउन हो चुका है, जो इनकम है वो कम हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं हो रहा। एक 6 to 7 मंथ्स के अंदर ओनली 2 to 3 प्लॉट्स हम बेचे, तो पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो कम हो चुका। तो हम दुबई में नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपार्टमेंट्स लीज आउट ले रहे हैं और सब लीज पे दे रहे हैं। तो ये बिजनेस को मैं सेट करने के लिए कंटिन्यूसली चुनाव हुए जब से एवरी मंथ 20 डेज मैं दुबई में रह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये बिजनेस मैं अप्रैल तक सेट कर दूंगा। उसके बाद में फिर वापस आके मैं एक्टिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट मिनट से ये बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आप सर्वाइव होना है
तो पर्सनली आप रिच रहना। मैं लोगों के काम करके पैसे मैं नहीं कमाता, मैं पैरवी करके लोगों से पैसे कमाता नहीं। जो कुछ भी मैं पैसे जनरेट करता हूँ वो अपने पर्सनल बिजनेस से जनरेट करता हूँ और मैं मेरी आवाम को देता हूँ। तो आज पैसों का कंस्ट्रेंट है, आज मार्केट टाइट है। तो मैं तेलंगाना में रहूँ या हमारे चंद्रबाबू के साथ मैं आंध्रा में हो, वहाँ भी टाइट है। तेलंगाना तो भी थोड़ा लूज है, वहाँ तो और टाइट है। तो मैं जाऊँ का बिजनेस करूँ का, तो ये ऑप्शन के लिए मैं दुबई में जाके बैठा हूँ और मैं हैदराबाद को भूला नहीं हूँ, नामपल्ली को भूला नहीं हूँ। ओनली मैटर ऑफ 3 months फिर मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह। और 24/7 नामपल्ली को डेवलप करने की मैं एक्टिविटीज़ में बराबर करूँगा। कोई ख़ास आपके प्लान है नामपल्ली हल्के के डेवलपमेंट के लिए? बराबर जिस तरह से मैं पानी देता था, आज मैं पानी रोक चुका हूँ, क्योंकि आपके सामने बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्योंकि मेरे को पानी देने के लिए एक महीने को 8 लाख होते थे। मेरे 4 टैंकर चलते थे 24/7, 2 लाख एक टैंकर का खर्चा है, 8 लाख होते थे। बुक्स और बैग्स में पूरे स्कूलों में देता था, मिनिमम 30 लाख रुपीज़ होते थे। आज पैसों का कंस्टेंट है, कल इंशाल्लाह नहीं रहेगा। आप लोगों की तमाम दुआएं हैं मेरे साथ और मेरी नीयत है करने की, बराबर मैं आऊँगा। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, नामपल्ली के अंदर आज भी 20,000 लोग बगैर खाना खाए के रात में सोते। अच्छा। एवरी 3rd चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से पैदा होता, एवरी 3रा बच्चा कमज़ोर पैदा होता। आज माँ को, प्रेग्नेंट माँ को खिलाने के लिए गवर्नमेंट के पास ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे एरिया में जीती उसको दूध या अंडा खिलाने के लिए कोई स्कीम नहीं है। मिड डे मील स्कूल में है। आज गरीब बच्चे और हमारे मुसलमान घर के बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ते नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको चाइल्ड लेबर पे लगाते। जब हम उनके माँ बाप को पूछते कि भाई बच्चों को तो मिड डे मील मिल रहा, फ्री एजुकेशन मिल रहा, तो उनके माँ बाप हमको प्रश्न ये करते, सवाल ये करते, उनको तो खाना मिल रहा मगर हमारे को कहाँ से खाना फिरोज भाई? तो जब आपके सामने 20,000 लोग सोते नहीं बगैर खाए के, और माल न्यूट्रिशन से हर 3रा बच्चा पैदा होता, और पढ़ाई में इतने कमज़ोर है, तो ये तमाम चीज़ें हैदराबाद के अंदर, नामपल्ली जो हैदराबाद का दिल है जी, यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स है जी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे एरिया में जीती बराबर वो कर रही जी, मगर मैं भी कंटेस्ट करा सो हूँ। अगर से उनको 65,000 वोट्स आए तो मेरे को भी 48,000 वोट्स आए जी, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहना। मैं बेताब हूँ, मैं दुबई में बिजनेस कब सेट करूँ और वापस नामपल्ली को मैं कब आऊँ और डेवलपमेंट का स्टार्ट करूँ मैं भी, क्योंकि मेरी भी एक जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही, मैं पॉजिटिव हूँ। मैं केसीआर को भी एक बात बोलता हूँ, दुबई में बोलते आपके केसीआर काम नहीं कर रहे, खाली उन्हें बात करते, डिलीवरी नहीं करते, तो मैं तेलुगु देशम पार्टी में भी रह के बोलता हूँ आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, करेंगे। अभी 7-8 महीने हुए डिलीवर करते उन्होंने, अपन अगर से डिलीवर कर नहीं एक्सपेक्ट करें, पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो अपना स्टेट कैसा डेवलप होगा, अपने गरीब भाई बहन कैसा डेवलप होंगे। इसी तरीके से मेरे एरिया के भी एमएलए को मैं बोला कि राइट आप जीते, वेरी गुड, आप आपका काम कर रहे हैं, मेरा भी मैं काम करना है। मैं बराबर इंशाल्लाह अप्रैल में वापस आऊँगा और बराबर मेरे से जो कुछ भी हो सकेगा अल्लाह की राह में, और मेरी नामपल्ली जो मेरा एक घर है उसके लिए मैं बराबर करूँगा। जी, जब आपने केसीआर की बात की है तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रियासत की तकसीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप नई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? फर्स्ट पॉइंट, स्टेट डिवाइड हुआ जी, हमारा ये मानना था कि स्टेट नहीं डिवाइड होना जी, यूनाइटेड रहना ये था जी। अब चलिए अब स्टेट डिवाइड हो गया जी, तो तेलंगाना के पास सरप्लस बजट है जी, आंध्र प्रदेश के पास नहीं है जी, और आज केसीआर वादों पे वादे करते जा रहे हैं जी, और बजट होना उनको, और केसीआर की नज़र अब दिल्ली पे है जी, चंद्रबाबू की तो नज़र पहले से दिल्ली पे थी जी, और एक स्पेशल स्टेटस के लिए आंध्रा फाइट कर रहा, एक स्पेशल स्टेटस के लिए केसीआर फाइट कर रहा। तो अब प्रॉब्लम क्या है दोनों को, चाहे वहाँ चंद्रबाबू नायडू हो या केसीआर हो, जब तक सेंटर गवर्नमेंट इनको बेल आउट नहीं करती इनके वेलफेयर स्कीम्स मुकम्मल होना मुश्किल है जी, लिप सर्विस बहुत हो रहा जी, मगर एक्चुअल जब हम आवाम में फिरते, जब हमें पता चल रहा कि चाहे वो तेलुगु देशम की गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में हो या केसीआर की गवर्नमेंट यहाँ पे तेलंगाना में हो, डिलीवरी कब करते जी, खाली टीवी के सुर्खियाँ बन रही, पेपर्स के हेडलाइंस बन रही, मगर डिलीवरी कब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केसीआर ने एक नई स्कीम शुरू की है, शादी मुबारक। तो इसमें हमारे पास जानकारी है, इस सिलसिले में आदाद व शुमार हैं कि कई लोगों ने इससे इस्तेफादा किया है और डिलीवरी हो रही है।
नहीं डिलीवरी ऐसे बहुत चीज़ें जी, बोले, जी 1000 करोड़ रिलीज करते बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देते बोले, आप 12% मुसलमान को रिजर्वेशन दिलाते बोले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलाते बोले, लोन्स फैसिलिटी कराते बोले, ऐसे बहुत चीज़ें बोले हैं जी उसमें एक आध करे हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इंशाल्लाह जो केसीआर बोले वो बराबर करेंगे, जी क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है, हम पॉजिटिव इसलिए है कि हमारा स्टेट डेवलप होना है, जी राइट, हमारे माइनॉरिटी भाई बहन डेवलप होना है, जी हमारे गरीब भाई बहन डेवलप होना है। जी तो अगर से केसीआर साहब डिलीवर करे तो अल्टीमेटली हमारा स्टेट डेवलप हो Of रहा। course. और आज चुनाव नहीं है, जी केसीआर से जो फाइट है वो बाद में 2019 में बात कर लेंगे, जी। मगर आज उन्होंने चाहे हम तेलुगु देशम के रहो या वो बीजेपी के रहो या कोई वो एक्स पार्टी के रहो या वाई पार्टी के रहो, हमारे मुख्यमंत्री केसीआर है, वो मान के एज ए यंग लीडर मैं चलता जी। हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं ये मानता हूँ कि केसीआर जो बोले वो करेंगा, ये मैं मानता हूँ, और करेंगे तो स्टेट बराबर डेवलप होगा। तो 2019 में ये तवक्को कर सकते हैं हम आपके, आप टीआरएस में दिखाई देंगे? नहीं बस पार्टी, जी फिरोज खान को कभी भी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जी फिरोज खान को डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, फिरोज खान को एक कंस्ट्रक्टिव चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। जी जो टाइम पे जो हुआ मैं आपके सामने रखा, जी मेरे को कोई पार्टी में फ़ायदा होता बल्कि मैं वो पार्टी नहीं ज्वाइन जी हाँ, करा। मजबूर। अगर सिर्फ फ़ायदे की बात रहती थी तो जितने भी अभी तेलुगु देशम के निकल के टीआरएस के पास चले गए, जी। मैं भी आज से 6 महीने पहले निकल के चले जाता था। सही बट पॉइंट वो नहीं है, अभी मैं पॉलिटिकल एंगल से सोच रहा हूँ नहीं, जी मैं बिजनेस एंगल से सोच रहा हूँ। जी मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसा करूँ जी और फिर मैं आके सर्विसेज नामपल्ली पे कैसे लगाऊं। तवज्जो कभी भी मेरी वहाँ पर है, मगर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावरफुल है मैं वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ के फ्रूट्स ले लेके ला के दूँ, वो बात नहीं है। जी। मैं कैसा स्ट्रांग हूँ वो कभी भी मैं सोचता हूँ, मेरी नामपल्ली को कैसा स्ट्रांग हूँ मैं वैसा सोचता जी। हूँ। और मैं कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हूँ। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक सोच है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक सोच है। जी तो पार्टी नेवर इम्पॉर्टेंट, जी नामपल्ली इम्पॉर्टेंट, भारत इम्पॉर्टेंट, जी गरीब इम्पॉर्टेंट, उनके मसले और मसाइल इम्पॉर्टेंट, और उनको हम क्या देते हैं वो इम्पॉर्टेंट। पार्टी नेवर इम्पॉर्टेंट। बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अभी एक सवाल मेरा ये है कि क्या आंध्र प्रदेश की डिवीज़न से ये इसको जो बांट के आप जो टुकड़े करके 2 रियासतें बना दिए हैं, आवाम को फ़ायदा होगा या नुकसान? और इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं रही, तो क्या तेलुगु देशम को इसकी वजह से नुकसान हुआ है? किधर, कौन सी स्टेट पे? अपने तेलंगाना। तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना में केसीआर साहब एक आकर्ष प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं और ये तमाम मीडिया में फैल चुका है कि चंद्रबाबू एक आंध्रा पार्टी है जी एंड केसीआर है एक तेलंगाना पार्टी है। जी ये बात आ चुकी है। जी ग्रेटर हैदराबाद के हद तक है तेलुगु देशम स्ट्रांग है, जी क्योंकि यहाँ पे सेटलर्स है, जी 40 to 45% सेटलर्स है। जी और रही बात दूसरी, तेलंगाना में सेटलर्स का परसेंटेज 5, 3, 2, 10 है। जी तो ऑब्वियसली तेलंगाना के अंदर आने वाले दिनों में तेलुगु देशम वीक होती जाएंगी, तो इसके मुस्तकबिल में कोई इम्कानात नहीं है? डेवलप होना मुश्किल है। जी 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 क्योंकि जब आपको फीलिंग आ गई जी कि हम तेलंगाना के हैं, ये आंध्रा एक पार्टी है, जी जब ये डिस्क्रिशन आ चुका है और डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है और ये तनाव आ चुका है, तुम वहाँ के हम यहाँ के, तो देन पॉलिटिकल ग्रोथ बहुत डिफ़िकल्ट होती। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के और उन्होंने डेवलपमेंट का दावा वहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर है और उन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट का दावा कर रहे हैं। तो जो भी डेवलपमेंट तेलंगाना पे होगा क्रेडिट केसीआर कुछ मिलेगा, चंद्रबाबू को तो नहीं मिलेगा। मगर एक जब डिफ्रेंसिएशन आ गया आंध्रा और तेलंगाना, तेलुगु देशम आगे दिनों में वीक होंगी। बट ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन में तेलुगु देशम और बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सेटलर्स 45% है। चलिए, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही अपनी खिदमत जारी रखेंगे। तो नाजरीन, ये थे जनाब फ़िरोज़ खान साहब, हल्का नामपल्ली के तेलुगु देशम लीडर, मकबूल अवामी लीडर। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमें अपने बारे में बताया, अपनी सरगर्मियों से वाकिफ़ कराया। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चला है इख्तिताम का। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।